वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल हरीश ऐठानी 541 में। और आज हम देख रहे हैं राजीव गांधी नवोदय सीरीज और आज हम करेंगे हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा ऑप्शन नहीं है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन होते क्या है। तो संयुक्त व्यंजन अर्थात संयुक्त मीन्स होता है जॉइंट। तो ऐसे व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहा? संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो दो या दो से ज्यादा व्यंजन होते हैं, उनसे मेल से जो बनते हैं उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। और ये हिंदी में जो है मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, जैसे श, त्र, ज्ञ, श्र। तो अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, तो ये चार जो है संयुक्त व्यंजन है। कैसे बनाया है? श, जैसे आधा क और श से, तो ये दो व्यंजन है, इनके व्यंजनों के मेल से बना है, इसलिए संयुक्त व्यंजन है। ऐसी त्र, वो त और र से बना है, तो ये आधा त और आधा र और ये अ हो गया, तो ये बन गया त्र। जैसे त्रिभुज। ऐसी जो है स है तो क्षमा। ऐसी ज्ञ, तो ज्ञ जो बना है ज और य से बना है, तो ये दो व्यंजनों के मेल से जो बनते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे ज्ञानी, ये है श्रम, तो श जो बना है श और र से बना है, तो दो या दो व्यंजनों के मेल से जो बना है। तो आप देखेंगे ये जो है संयुक्त व्यंजन है, तो इनमें ऑप्शन में कौन सा नहीं है? तो ये ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें ढूंढना था संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये श है, ये उष्ण व्यंजन है, यानी जिनको बोलने में आपके मुंह से गर्मी निकलेगी उसको कहते हैं उष्ण व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। यानी जिनको बोलने में हल्का सा आपको घर्षण जैसा होगा, बोलने में आवाज में से गर्मी जैसी बात निकाली, श हो तो हल्का सा गर्म हवा निकल रही है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन ये है। तो संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन नहीं था? तो ये ऑप्शन बी राइट हो गया। दूसरा है गुण का विलोम बताओ। गुण जो होते हैं, जैसे किसी के जो है बहुत अच्छा होता है तो उसके जो है बहुत गुणवान होता है, तो हमें इसका विलोम बताना है। विलोम था जो उसका उल्टा, तो गुण का जो विलोम हो जाएगा अवगुण हो जाएगा। यानी उसमें जब अगर कोई गंदी चीजें होंगी ये उसके व्यवहार में, तो उसको कहेंगे अवगुण। जैसे कोई अच्छा लड़का है तो उसके लिए कहेंगे वो गुणी है। और जैसे अगर वो शराब भी पीता है या कहते हैं व्यसन करता है, गलत हरकतें करता है, तो उसमें कुछ क्या है? अवगुण। तो गुण का विलोम क्या हो जाएगा? अवगुण। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो हिंदी दिवस है, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो हर साल 14 सितंबर को। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। तो 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर 1917, 14 सितंबर 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा कहा गया कि हम जो है केंद्र सरकार की जो आधिकारिक भाषा होगी वो हिंदी होगी, इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नंबर 4, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि है गुरुमुखी। तो गुरुमुखी लिपि जो है पंजाबी भाषा की गुरु जो है लिपि होती है। तो इसी प्रकार जैसे हिंदी की लिपि होती है देवनागरी, तो पंजाबी भाषा की जो लिपि होगी वो ऑप्शन डी हो जाएगा गुरुमुखी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सा अयोगवाह वर्ण कौन सा है? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको कह रहा है कि अयोगवाह वर्ण कौन सा है। अंक है कि अह है कि दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं। तो अयोगवाह मीन्स होते हैं हिंदी भाषा जो हिंदी वर्णमाला होती है, हिंदी वर्णमाला में जो विसर्ग होते हैं और अनुस्वार होते हैं। तो अंक और अह, अंक और अह, तो अंक ये जो है अनुस्वार होता है और ये विसर्ग है। तो ये जो होते हैं अयोगवाह, उन्हें कहा जाता है हिंदी वर्णमाला में जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं उनको अयोगवाह की श्रेणी में डाला जाता है। क्योंकि ये जो अंक और अह होते हैं ना तो ये स्वर है ना ही यह व्यंजन है, ना ही ये स्वर है और ना ही क्या है? व्यंजन है। क्योंकि इनको बोलने के लिए किसी का ना एक अ की जरूरत पड़ती है और अ के भार की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको कहते हैं अयोगवाह। क्योंकि इसमें अ की जरूरत पड़ती है अयोगवाह में, इसलिए इनको न स्वर की कैटेगरी में डाला जाता है ना ही कहते हैं व्यंजन की कैटेगरी में डाला जाता है। और अंक और अह को हम कहते हैं अयोगवाह। तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि अंक और अह यानी अनुस्वार और विसर्ग ये क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नयन में कौन सी संधि है?
तो नयन में आपको संधि बताना है। तो नयन में जो संधि है वो है अयादि संधि। अयादि संधि जो है नयन में है। हम इसको जो है डिटेल में जानते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं इस प्रश्न का। तो नयन, जब हम नयन का संधि विच्छेद करेंगे तो नयन का संधि विच्छेद होता है ने धन अन, ने धन अन। तो इस नयन का संधि विच्छेद किया हमने ने धन अन। तो इसमें जो है ये ए और अ मिलाकर जो है अय बन जाते हैं। ए और अ मिलाकर क्या बन गई अय। तो इसलिए क्या बन गया नयन। नयन क्या बन गया नयन। नयन मीन से आ। तो नयन में कौन सी संधि होती है तो अयादि संधि। तो जिसमें यह होता है उसको कहते हैं अयादि संधि। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अयादि संधि जो है किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जब ए या ऐ या ओ या ओ या औ इनके साथ अगर स्वर आ जाए, इनके साथ क्या आ जाए स्वर आ जाए, इनके साथ क्या आ जाए स्वर। तो ए या आई के साथ या ओ या औ के साथ अगर स्वर आ जाता है तो ये जो ए और आई और इनके साथ स्वर आएगा तो ये बदल जाते हैं आई और आई में, और ये बदल जाते हैं ओ और औ बदल जाते हैं औ और आओ में। तो ये जो होंगे ये आई और आओ में बदल जाएंगे, और ये ओ और औ क्या बदल जाएंगे ओ और औ ये बदल जाएंगे औ और आओ में बदल जाते हैं। इसी प्रकार जैसे ने था ए आया है उसके साथ औ यानी इसका स्वर आ गया है। तो ए और ए के साथ अगर स्वर आया तो ये बदल जाएंगे आई में। तो ये बदल जाते हैं, किसमें बदल जाते हैं आई या आई में। और जबकि ओ और औ के साथ अगर स्वर आते तो ये बदल जाते हैं औ और आओ में बदल जाते। तो इस प्रकार ए और आई के सब बदल गए आई में बदल गए। तो इसलिए कौन सी संधि है अयादि संधि है। क्वेश्चन नंबर 7, एक संख्या का बोध कराने वाले कहलाते हैं। तो एक संख्या अगर एक चौक है, एक आदमी है, तो उसका बोध कराने वाले को कहते हैं एक वचन। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी एक प्राणी, एक चीज, एक वस्तु का जो बोध कराता है उसे कहते हैं एक वचन। ठीक, तो इस प्रकार एक संख्या का बोध कराने वाला हो गया एक वचन। और दो या दो से ज्यादा अगर किसी संख्या प्राणी का अगर कोई बोध कराता है तो उसे कहते हैं बहुवचन। तो जैसे गाय अगर अकेले है तो उसको गाय कहेंगे, और बहुत ज्यादा है तो गायें हो जाएगी। जैसे लड़का अकेले है और बहुत ज्यादा दो या दो से ज्यादा होंगे तो वो क्या हो जाएगा उसका बहुवचन लड़के हो जाएगा। लड़के। जिसका कोई शत्रु ना पैदा हो उस शब्द के लिए क्या वर्ड होता है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है जिसका कोई शत्रु ना हुआ हो, शत्रु पैदा ना हो, ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए कहते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी शत्रुविहीन, जिसका कोई शत्रु नहीं होता, अर्थात वो बहुत लोकप्रिय है और उसका कोई भी जो है दुश्मन नहीं है, लेकिन इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अजात शत्रु। तो जिसका कोई शत्रु न पैदा हो कहलाता है अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 9, जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ऐसे शब्दार्थ जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे कहते हैं उपसर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं। जैसे एक शब्द है हार, हार, और इसके आगे से लगा देंगे प्र, तो ये प्र, और हार के आगे प्र लगने से बन गया प्रहार। तो इसमें जो प्र है वो है उपसर्ग। तो उपसर्ग जो होते हैं किसी शब्द के पूर्व में लगते हैं, और जबकि अंत में लगते हैं प्रत्यय। तो आपको ये याद रखना है, हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अतुल बाजार जाएगा वाक्य में प्रयुक्त काल क्या है। तो अतुल बाजार जाएगा, तो जिसके पीछे गा गे गी होता है तो वो भविष्य काल होता है, यानी वो भविष्य में होगा वो काम। तो इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भविष्य काल, यानी फ्यूचर टेंस। तो इस काल 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जो अभी चल रहा है जिसमें आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक, तो इसको कहते हैं वर्तमान काल। और इसकी पहचान होगी है वर्ड आएगा, ये ता है ती है एक इस टाइप से, और था अगर वर्ड आएगा था थे थी तो वो जो है भूतकाल होगा, और गा गेगी वर्ड अगर लास्ट में आएंगे तो वो हो जाएगा भविष्य काल। तो अतुल बाजार जाएगा, तो यहां पर गा आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा भविष्य काल। अगला है वर्णों के सार्थक वर्ण समूह को कहते हैं। यानी जब बहुत सारे वर्ण मिलते हैं और उनसे कुछ मीनिंगफुल शब्द बनता है, सार्थक शब्द बनते हैं, तो उसको कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं शब्द। जैसे एक शब्द है क, वर्ण है क, एक वर्ण है म और एक वर्ण है ल, तो इनको मिलाने से एक सार्थक शब्द बना कमल। तो कमल क्या हो गया शब्द हो गया। तो वर्णों के सार्थक समूह से बनता है, वर्णों का अगर सार्थक समूह तो शब्द। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है,
आस्तिक का विलोम बताना है। तो आपने, आपके लिए क्वेश्चन है, आस्तिक का आपने विलोम बताना है कि आस्तिक का विलोम क्या होगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है।